तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल के करेंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस करंट अफेयर्स की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो बाबा जी स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 या यूं कहे कि टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार का जो ओलंपिक हो रहा है वह 2020 का ओलंपिक है, इसलिए आपके एग्जाम में 2020 और 2021 दोनों करके प्रश्न पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे 2020 लिखा, क्योंकि मैं आपको इस बात से अवगत करा सकूँ। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए 2 जुलाई 2021 को सार्वभौमिकता कोटा के माध्यम से माना पटेल भारत की पहली महिला तैराक के रूप में क्वालिफाई किया। अब भारत की पहली महिला तैराक के रूप में माना पटेल ने क्वालिफाई किया, तो भारत के पहले पुरुष तैराक के रूप में किसने क्वालिफाई किया था? तो साजन प्रकाश, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में शो हो रहे हैं। साजन प्रकाश भारत के पहले पुरुष तैराक के रूप में क्वालिफाई किए थे। वही श्री हरि नटराजन भी भारत के पुरुष तैराक है, जो कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और द्युति चंद भी भारत की पहली महिला धावक है, जो कि इस टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई की है। अब जैसे ही ओलंपिक की बात आती है तो आपके माइंड में वो सारे सिटीज़ के नाम आ जाने चाहिए जहाँ जहाँ ओलंपिक होस्ट होने की डेट आ गई है। तो सबसे पहले तो 2021 का ओलंपिक कहाँ पे हो रहा है? तो टोक्यो में हो रहा है, जो कि होना था 2020 में, लेकिन कोविड की वजह से 2021 में आपका शिफ्ट कर दिया गया। अब आपका 2022 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो 2022 का ओलंपिक आपका चीन की कैपिटल बीजिंग में होगा। और इसके साथ ही बीजिंग दुनिया का पहला ऐसा सिटी बन जाएगा जो समर और विंटर दोनों ओलंपिक होस्ट करेगा। इससे पहले 2008 में बीजिंग ने समर ओलंपिक होस्ट किया था और 2022 में यह विंटर ओलंपिक होस्ट करेगा। 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो 2024 का ओलंपिक पेरिस फ्रांस के अंदर होगा। 2026 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो मैलिना कॉर्टिना डी एम्पिजो यानी इटली में होगा। 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो लॉस एंजलस यूनाइटेड स्टेट में आपका 2028 का ओलंपिक होगा। कभी कभी आपके एग्जाम में पीछे वाले ईयर से भी प्रश्न पूछ देता है कि आपका 2018 का ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ। तो 2018 का ओलंपिक आपका प्योंगचांग साउथ कोरिया में आयोजित हुआ। 2016 का ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ? तो रियो डी जेनेरिया ब्राजील में 2016 का आपका ओलंपिक आयोजित हुआ। और कभी कभी आपसे एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछ देता है कि ओलंपिक किस वर्ष से हर 2 साल पर होने लगा। तो आपको बता दें कि ओलंपिक की जो शुरुआत थी वह 1896 ईस्वी में की गई थी, लेकिन 1994 ईस्वी के बाद से ओलंपिक को प्रति 2 वर्ष पर आयोजित किया जाने लगा। यानी कि 1896 से पहले और 1993 तक ओलंपिक प्रति वर्ष 4 साल पर आयोजित किया जाता था, लेकिन 1994 के बाद से ओलंपिक को 2 सालों पर आयोजित किया जाने लगा, समर और विंटर ओलंपिक का नाम देके। तो फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके राउंड फिगर में जितने भी फैक्ट हैं मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा, और यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि इंस्टाग्राम रीच लिस्ट 2021 में सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय कौन है। तो इंस्टाग्राम रीच लिस्ट 2021 में सर्वोच्च रैंकिंग वाले जो हमारे भारतीय हैं वो है हमारे विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं। आपको बता दें कि ये फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक प्रचार पोस्ट के लिए 5 करोड़ से भी अधिक रुपए लेते हैं। 5 करोड़ से भी अधिक रुपए लेते हैं, और इन्हीं कारण ये इंस्टाग्राम रिच लिस्ट, जो कि हुपर द्वारा जारी किया गया 2021 के लिए, उसमें सर्वोच्च रैंकिंग में पहले भारतीय हैं। और इस रिच लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा जोनास इस लिस्ट में 27वें नंबर पे विराजमान है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो हमारा प्रश्न संख्या 3 है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के द्वीपों में फिर से खोजा गया स्यूडोमिस गोल्डी निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है। तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के द्वीपों में 150 वर्ष पहले विलुप्त हो चुके चूहे की प्रजाति फिर से मिली है, जिसका नाम है यहाँ पे आपका एस्ड्यूमिस गोल्डी। जिसका नाम क्या है? एस्ड्यूमिस गोल्डी। यह किस चीज़ की प्रजाति है? चूहे की प्रजाति है। इसका नाम गोल्ड माउस भी था, और जिसे बाद में एस्यूडोमिस गोल्डी कहा जाने लगा। एस्यूडोमिस गोल्डी के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पहले वर्ष में यह 1840 के दशक में पाया जाता था यह चूहा, और चूहे की यह प्रजाति काले चूहे के समान थी, लेकिन आकार में थोड़ी सी छोटी और अधिक
सामाजिक थी। आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 4 की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जुलाई 2021 में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा किसे सौंपा? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 2 जुलाई को अपना इस्तीफा दे दिया और वे अपना इस्तीफा उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंप चुके हैं। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने 4 महीने से भी कम के समय में कार्यभार संभाला और ये उत्तराखंड के 9 नंबर के चीफ मिनिस्टर के रूप में नामित किए गए थे। यानी कि जो आपके तीरथ सिंह रावत थे वे उत्तराखंड के 9 नंबर के चीफ मिनिस्टर थे। अब जो होंगे, जो नए बनेंगे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, वो 10 नंबर के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है कि जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किसने गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? तो जुलाई 2021 में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। यानी कि जो महिलाएं अब गर्भवती भी होगी वो कोविड-19 का टीका ले सकती है। और यह इसलिए किया गया क्योंकि बहुत आपने देखा होगा, सुना होगा कि बच्चे जो पैदा होते थे वो कोविड-19 से ग्रसित होते थे। लेकिन अब ऐसा सोच विकसित किया गया कि जब बच्चे की माँ को अगर कोविड-19 का टीका दे दिया जा रहा है तो जो होने वाला बच्चा है वो कोविड-19 से पीड़ित नहीं हो रहा है, यानी कोविड-19 से ग्रसित नहीं हो रहा है। और बहुत सारा ऐसे केस भी आए थे जिसमें कोविड-19 से ग्रसित माँ और बच्चा दोनों की डेथ हो गई थी। तो इसी को रोकने के लिए जुलाई 2021 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह एक कठोर कदम उठाया है जिसमें गर्भवती महिलाओं को भी कोविड-19 का टीका देना अनिवार्य कर दिया गया है। आगे बढ़ते अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 6 है कि भारत OECD और G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील में शामिल हो गया। OECD का पूर्ण रूप क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको OECD का पूर्ण रूप इंग्लिश में बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको OECD का पूर्ण रूप हिंदी में बताऊंगा। तो OECD का आपका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD का फुल फॉर्म होता है। और इसे हिंदी में भारत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कहा जाता है, यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कहा जाता है, जो कि राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो हमारा प्रश्न संख्या 7 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिससे प्रश्न आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिस प्रश्न में आपका जो नया अपडेट आया है उसको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अपडेट क्या है और पूछा गया प्रश्न क्या है वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यह प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र मौसम विज्ञान संगठन ने अंटार्कटिक के लिए 18.3 डिग्री सेल्सियस के एक नए अधिकतम तापमान रिकॉर्ड की पुष्टि की है। अंटार्कटिक महाद्वीप WMO द्वारा सत्यापित पिछला रिकॉर्ड कितने डिग्री सेल्सियस का था? सबसे पहले आप यह समझिए, अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वह अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे इस साल 18.3 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया है। वैसे जनरली हम लोगों के लिए तो यह तापमान नॉर्मल है, ठंडे के दिनों में यह देखा जाता है, लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप जिसपे खाली बर्फ ही बर्फ है उसके लिए यह तापमान बहुत ज़्यादा है और पहली बार इतना तापमान नोट किया गया है। तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप पे नोट किया गया है, जिससे बहुत सारे बर्फ पिघल रहे हैं। और आपको बता दें कि इससे जो पहले तापमान था, मतलब इससे पिछली बार सबसे ज़्यादा तापमान क्या नोट किया गया था, तो सन 2015 में 17.5 डिग्री सेल्सियस तापमान नोट किया गया था, जो कि इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, 18.3 डिग्री सेल्सियस हो चुका है 2021 में यह तापमान। जिस कारण से आपने पिछले कुछ दिनों में पहले सुना होगा कि एक ग्लेशियर टूट चुका है, ग्लेशियर टूटकर पानी बन गया है अंटार्कटिका महाद्वीप में। उस ग्लेशियर का जो एरिया था वो अपने जो कैपिटल सिटी है दिल्ली, अपनी जो कंट्री की कैपिटल सिटी दिल्ली है उसके बराबर था। इतना बड़ा एरिया टूट चुका है, किस वजह से? यही गर्मी की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो हम लोगों को कम प्रदूषण फैलाना चाहिए, पारिस्थितिक तंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम वातावरण को स्वच्छ रख सकें, जिससे ऐसी घटना ना हो। और ऐसी घटना होने से हमारे पृथ्वी पर जो स्थल बचे हैं उसके और खतरा मंडरा रहा है, बाढ़ की संभावना बनती जा रही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है कि जुलाई 2021 में कौन सा देश औपचारिक रूप से महिलाओं को हिंसा से बचाने वाली एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि से हट गया है? अब वहीं जहां पे सभी देश महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि में जुड़ना चाहते हैं, वही यह देश बकलोल हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय संधि से हट चुका है। तो उस देश का नाम है तुर्की। उस देश का क्या नाम है? तुर्की। नाम से ही बकलोल है। आपको बता दें कि वहाँ के राष्ट्रपति ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करने के लिए अपनी ही कार्य योजना बनाई है, जिसके तहत वो अंतर्राष्ट्रीय संधि से हट गया है। मेरा मानना है कि वे अपनी कार्य योजना भी बनाते लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संधि से जुड़े रहते, बहुत सारी हेल्प मिलती।
तो अब यह तुर्की में हुआ है, तो तुर्की की कैपिटल कहाँ है? तो तुर्की की कैपिटल आपकी अंकारा है। तुर्की की करेंसी क्या है? तो तुर्की लीरा तुर्की की करेंसी है, या लीरा तुर्की की करेंसी है। तुर्की के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो रेसेप तैयप एर्दोगन तुर्की के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। और तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तेल कुश्ती तुर्की का राष्ट्रीय खेल है। तो यह आपके दिमाग में हमेशा याद रहने चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। सहकारिता दिवस कब मनाया गया? तो आपको बता दें कि सहकारिता दिवस जो है ना, प्रतिवर्ष कोई डेट फिक्स नहीं है सहकारिता दिवस का। यह प्रतिवर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। लेकिन आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है कि वर्ष 2021 का सहकारिता दिवस कब मनाया गया? तो कल यानी शनिवार को मनाया गया, जुलाई के प्रथम शनिवार को। और कल का दिन क्या था? तो कल का दिन हमारा था 3 जुलाई, यानी 3 जुलाई 2021 को 2021 का सहकारिता दिवस मनाया गया। और इस बार की सहकारिता दिवस की थीम क्या थी? कोऑपरेटिव फॉर बिल्डिंग अ पीपल सेंटर्स एंड एनवायरमेंटल जस्ट रिकवरी। फिर से रिपीट करता हूँ, कोऑपरेटिव फॉर बिल्डिंग अ पीपल सेंटर्स एंड एनवायरमेंटल जस्ट रिकवरी इस बार की सहकारिता दिवस की थीम थी। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की शुरुआत 2005 में की गई थी और इसे प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। अब प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा। पहला प्रश्न जो कि लिखा हुआ है, दूसरा इसमें लिखा हुआ नहीं है। पहला प्रश्न है कि आईसीआईसीआई बैंक ने मेडिकल डॉक्टरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे व्यापक बैंकिंग समाधान लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने मेडिकल डॉक्टरों के लिए भारत का सबसे व्यापक बैंकिंग समाधान लॉन्च किया है, जिसका नाम है सैल्यूट डॉक्टर्स। सैल्यूट डॉक्टर्स नाम से यह समाधान हर डॉक्टर के लिए अनुकूलित बैंकिंग के साथ साथ मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करेगा। और इसके साथ साथ यह पहल एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म आईसीआईसीआई स्टैटिक द्वारा आयोजित किया गया। किसके द्वारा? आईसीआईसीआई स्टैक द्वारा आयोजित किया गया। और इसके समाधान ज़्यादातर डिजिटल होंगे। और इसी के साथ ही डॉक्टर्स के लिए भी एक और योजना शुरू की गई, जिसका नाम है संकल्प। कौन सी योजना? संकल्प। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, संकल्प योजना शुरू की गई। यह किसके द्वारा शुरू की गई? तो सन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा शुरू की गई। सन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा संकल्प योजना शुरू की गई। और किसके लिए? डॉक्टर्स के लिए। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न होता है कि सैल्यूट डॉक्टर्स किसके द्वारा शुरू की गई? तो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। और संकल्प योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो सन फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा शुरू की गई संकल्प योजना, जिसमें डॉक्टरों और उनके परिवारों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता, विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पर डॉक्टरों के लिए वेबिनार, कोविड-19 दवाओं का दान, पोस्ट डायरेक्ट शैक्षणिक प्रयोजन आदि शामिल है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,